ओके, हीट ऑफ एटमाइजेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, या नाउ इट इज वर्किंग नाइसली, या वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि मैं एक मोल एटम बनाऊं, क्या बनाऊं, एक मोल, कहाँ से, उसके एलिमेंट से इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हिच अकर व्हेन वन मोल ऑफ एटम, देखो मुझे एटम बनाना है एक मोल, मतलब एक मोल एटम में बॉन्डेड स्टेट रहेगा कि अनबॉन्डेड स्टेट रहेगा, ऑब्वियसली गैसेस रहेगा, अनबॉन्डेड रहेगा। अगर मैं उसको बना रहा हूँ फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जो भी स्टैंडर्ड स्टेट होता है ना उसके एलिमेंट का, वहां से मैं पर्टिकुलर एटम बना रहा हूँ, ठीक है। तो जितना एनर्जी चेंज उस प्रोसेस में होगा उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को एक मोल कार्बन बनाना है एटम, तो एक मोल कार्बन एटम गैसियस स्टेट में होगा, तो कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है दैट इज ग्रेफाइट, राइट। तो कार्बन Yes. सॉलिड को कितना एनर्जी देना पड़ा ताकि वो कार्बन गैस में कन्वर्ट हो, इसको डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। और इसको इनडायरेक्ट देखो, इसको देखा जाए तो ये सॉलिड टू गैस, इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो एक रिएक्शन दो टाइप की इंथैल्पी शो कर सकता है, मतलब इंथैल्पी का तो नाम उसके काम से होता है ना। तो यहाँ पे सब्लिमेशन भी हो रहा है और साथ में एक मोल एटम भी बन रहा है, तो दोनों काइंड को, दोनों इंथैल्पीज है। अब मेरे को एक मोल हाइड्रोजन एटम बनाना है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है। हेलो सर, आपने लास्ट लाइन क्या बोला, रिपीट करना। मैंने बोला बेटा, अगर मेरे को एक मोल कार्बन एटम चाहिए ना, तो मेरे को कार्बन सॉलिड लेना पड़ेगा। और हाँ, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के दो या तीन नाम हो सकते हैं, बिकॉज देखा जाए ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे सब्लिमेशन भी बोला जा सकता है। और मेरे को एक मोल गैसेस एटम भी मिल रहा है, तो उसको एटमाइजेशन भी बोला जा सकता है, गेटिंग इट। ओके सर। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को ना हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करना है एक मोल, तो एक मोल अगर मेरे को हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करना होगा तो मुझे कहाँ से बनाना पड़ेगा, Hydrogen एलिमेंटल gas. स्टेट इसके से। एलिमेंटल स्टेट से। व्हाट इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, H2। H2 gas. H2 गैस। तो मैंने H2 गैस लिया आधा, तब जाके एक मिलेगा, करेक्ट। अगर मैंने H2 गैस लिया तो एक बात बताओ, H2 गैस के अंदर अगर मैं ये पूरा बॉन्ड तोड़ूंगा, अगर एक मोल बॉन्ड तोड़ूंगा तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 मोल। 2 मोल। हाँ, तो मुझे कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, एक चाहिए। Half mole. कितने बॉन्ड तोड़ूं, हाफ मोल। आधा मोल, तो इसको बॉन्ड एनर्जी बाय 2 भी लिखेंगे, गेटिंग इट, यस। गेटिंग अ पॉइंट। बाकी तो तुमको सब समझा दिया था मैंने, राइट गाइस, समझ में आया। तो हमने अभी तक कौन कौन सी इंथैल्पी कर ली हैं, नाम लेना जरा एक एक करके। बॉन्ड एंथैल्पी, ओके, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ओके, Formation. ओके, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और कंबशन किया, कंबशन। कंबशन भी किया, कर लिया ना इतना सब कुछ। स्टैंडर्ड वाला भी। हाँ ठीक है। ना एक काम करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्या लिखोगे, हीट ऑफ और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन स्लैश हीट ऑफ हाइड्रेशन। एक बात बताओ, कॉपर सल्फेट जो है ना, वो एग्जिस्ट करता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, इट एग्जिस्ट एज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, क्रिस्टल। सॉलिड, हाँ क्रिस्टल होता है, एंड इसका कलर ब्लू होता है, पता है। यस सर। पता है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर सल्फेट लिया, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब कोई भी वाटर नहीं है इसमें, तो इसका जो कलर होता है ना दैट इज व्हाइट सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट होता है, व्हाइट सॉल्ट, वाइट सर। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इस कॉपर सल्फेट व्हाइट सॉल्ट, फॉर व्हाइट सॉल्ट के अंदर मैं 5 मोल वाटर के डालूंगा, तब जाके हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनेगा।
है ना। हाँ सर। तो हाँ। 5 मोल वाटर लिक्विड डाला तब जाके ये बना। इस प्रोसेस के अंदर जो स्टेट है इसका सॉलिड है, इसका भी क्या है, सॉलिड। सिमिलरली MgSO4 लिया, FeSO4 लिया, या फिर ZnSO4 लिया, इन सब के अंदर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। इन सब के अंदर मैंने 7 मोल्स ऑफ वाटर डाला। तो मेरे पास आ जाएगा MgSO4.7H2O, MgSO4 सॉरी FeSO4.7H2O, और इसे बोलते हैं ZnSO4.7H2O। दिस थिंग इज नोन एज इप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोला जाता है योर ग्रीन विट्रियॉल। ये पता है, इप्सम नहीं सुना। इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रियॉल। ठीक है। अब चक्कर क्या है, मैंने गिवन अमाउंट ऑफ वाटर डाला, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाला, ताकि ये वाटर इस सॉल्ट के साथ अट्रैक्ट होके एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाए। तो इन सारे प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के अंदर मेक श्योर दैट द स्टेट ऑफ द सॉल्ट विल नॉट गेट चेंज। वेरी गुड। बात समझ में आई? सर NaCl में होता है कि नहीं बेटा, NaCl कैसे बनाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट, राइट? वो तो NaCl सर डेलिक्वेशन। आप एक बार वापस समझा सकते हो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? हाँ बेटा, अगर किसी भी सॉलिड सॉल्ट के अंदर, एक मोल सॉलिड सॉल्ट के अंदर गिवन अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाए कैलकुलेट करके, ताकि वो अपने हाइड्रेटेड क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तब उस चीज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जो एनर्जी चेंज इस प्रोसेस में होगा ना, उस एनर्जी चेंज को एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। अंडरस्टैंड? और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के अंदर जो स्टेट ऑफ सॉल्ट है और हाइड्रेटेड सॉल्ट है, it doesn't get changed. It doesn't get changed. अच्छा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है इसके, लिख लेना, काम आएगी। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसके अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल, इन सब के अंदर, इनफैक्ट इन सब के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल डीप इनसाइड द स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। H बॉन्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तुम्हें अंग्रेजी आती है ना, प्रोसेस समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ, तो अंग्रेजी में बताओ जरा, इसका डेफिनेशन क्या होगा? Enthalpy change when a salt converts to. Sir, enthalpy change when a salt is converted from its anhydrous state to hydrous state, and here we have to make Without changing its state. After addition of Water. calculated amount of water. yeah, Water molecules. very good। मतलब तुम्हें सर बट अगर एक्सेस वाटर भी रहेगा तो फिर उसके आगे तो रिएक्शन होएगा ही नहीं ना। हाँ 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 तो हाँ heat हाँ change उतना ही रहेगा। क्या क्या क्या? सर उसके आगे रिएक्शन होएगा ही नहीं तो हीट चेंज तो उतना ही रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा।
ऐसा नहीं है, रुक जाओ अभी, इसके बाद वाली डेफिनेशन समझ लेना, है ना। हम कहाँ थे? इट इज एंथैल्पी चेंज। When 1 mole of anhydrous salt gets converted into hydrated salt after addition of calculated amount of water. Understood? Guys, understood? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे चलें? 1 minute, sir. Okay. So what is written after 1 mole of anhydrous? anhydrous मतलब बिना पानी के, anhydrous, anhydrous चलें आगे। Yes, sir. Okay, now listen. Enthalpy, हाँ, enthalpy of solution. बच्चा पार्टी सुनो, मैंने क्या किया, मैंने NaCl लिया, क्या लिया, और मेक इट लाइक NaOH लिया, क्या लिया, NaOH. NaOH. NaOH सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आयोनिक है ना। हाँ सर। हाँ, तो अगर सॉल्ट की बात करूँ ना, तो मेरे पास मैंने लिया Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, फिर OH माइनस, फिर Na प्लस, फिर OH माइनस, लैटिस के फॉर्म में। क्या, लैटिस होगा ना एक। हाँ हाँ, फिर Na प्लस, फिर Na प्लस, फिर OH माइनस, फिर Na प्लस, फिर OH माइनस, फिर OH माइनस, फिर Na प्लस, फिर OH माइनस, फिर Na प्लस। ये जो है ना, ये तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में। मैंने क्या किया, इस पूरे सॉलिड को, दिस इज सॉलिड, व्हाट इज दिस, क्या किया मैंने, इसको वाटर के अंदर डाल दिया। वाटर कैसे दिखता है, सर एक ऑक्सीजन बीच में, अरे, साइड में 2 हाइड्रोजन। पानी गीला होता है कि पानी सूखा होता है? पानी को मत है। अरे पानी गीला होता है कि पानी सूखा होता है? तो पानी के वजह से चीजें गीली होती है। हाँ। लिसन एवरीवन, गीला करना या फिर सूखा करना, दैट इज अ प्रॉपर्टी, राइट। तो पानी की वजह से चीजें गीली होती है। लिसन गाइस, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। अच्छा, तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये ना शैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ये जो शैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कोवैलेंट बॉन्ड के, वो अपनी तरफ खींचेगा।
जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन डेल ऑक्सीजन पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज आएगा डेल नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक बात बताओ, वाटर के अंदर कौन सा पार्ट रति ओके वाटर के अंदर कौन सा पार्ट OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा और वाटर के अंदर कौन सा पार्ट Na प्लस को अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन Na प्लस OH माइनस को अट्रैक्ट। अच्छा, H प्लस OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर का जो H प्लस है ना, it'll attract OH minus. Again, OH minus will be attracted by H delta positive. इतना समझ में आ रहा है? हाँ, और Na प्लस को कौन अट्रैक्ट करना शुरू करेगा? O डेल्टा नेगेटिव। O डेल्टा नेगेटिव। अब उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी रिलीज की वजह से ये टूट के बाहर आ जाएगा, ये टूट के बाहर आ जाएगा, ये सारे टूट के क्या करेंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सारी चीजें सॉल्यूशन बनाएंगी तो मेरे पास आ जाएगा Na प्लस और OH माइनस, पूरा सॉल्ट डिसोशिएट कर जाएगा आयोनिक फॉर्म में। और क्या होगा, Na प्लस सराउंड करेगा वाटर से। तो जनरली ना 6 वाटर मॉलिक्यूल Na प्लस को सराउंड करते हैं। कितने? 6। एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल किसको सराउंड करेंगे? Na को। किसको सराउंड करेंगे? करेंगे। अब सुनो, इससे कहते हैं अब अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एक बात बताओ, ढंग से समझना। और वाटर मॉलिक्यूल डालूंगा तो और वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे Na प्लस और Cl माइनस को। तो जनरली पहले 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड था, और वाटर डालोगे तो वाटर क्या करता है, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास भी क्या है, OH है। ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ेगा या कम होगा? जब ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। पॉजिटिव ने क्या करता है, अगेन वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करता है। तो वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते रहते हैं तो एक लेयर बनता रहता है इस Na प्लस की वजह से। गेटिंग इट? और हर बार एनर्जी क्या होगा? लूज होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, उसके बाद सारे Na प्लस ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, सारे OH माइनस ऑलरेडी अट्रैक्टेड है वाटर लेयर से। तो और वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड नहीं कर सकता क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी क्या? नो सर। उस पॉइंट तक तुम वाटर डालोगे जब तक जो भी अट्रैक्शन है वो पूरी ना हो जाए और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करना बंद हो जाए। गेटिंग इट? यस। इस पूरे प्रोसेस में जहां पे तुमने NaOH से ये बनाया, इस पूरे प्रोसेस में जितना एनर्जी चेंज आया ना, उस एनर्जी चेंज को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सर इसके ऊपर वाला वापस बताओ। सुनो आदित्य, एक चीज तुमने बोला था कि सर बात तो एक ही है, और वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो और एनर्जी चेंज नहीं होगा, तूने बोला था ना भाई? हाँ सर, अभी समझा मैं, उससे भी एनर्जी रिलीज होती है तो अभी एग्जैक्टली। तो मैंने क्या बोला तुम लोगों को अभी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फर्दर एनर्जी रिलीज करना सर रुक जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल डालूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल Na प्लस को सराउंड कर रहा है, फिर OH माइनस को सराउंड कर रहा है, और डालूंगा तो एक और लेयर बनता है, और डालूंगा तो एक और लेयर बनता है।
तो अट्रैक्शन बढ़ती रहती है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे फर्दर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा। उस पॉइंट पर क्या फर्दर एनर्जी रिलीज होगा क्या? नो सर। बस उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस सर पॉइंट तक, सैचुरेशन उस पॉइंट। पॉइंट तक जितना, हाँ सैचुरेशन तो हो गया, उस पॉइंट तक जितना एनर्जी रिलीज हुआ उस एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। किसी ने बोला बोला दोबारा समझाने के, समझ में आया गाइस? सर ये सेकंड वाला वापस बताओ ना। कौन सा सेकंड वो वाला? लेयर बनती गई वाटर के हाँ साथ ही। देख बेटा, वाटर के साथ लेयर बनती गई, जो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी ना, जब लेयर बनती रहेगी तो अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? सर वाटर के साथ ही लेयर बनेगी कि उसके साथ वाटर के अट्रैक्ट साथ होगा? तो बनेगी। एक बात बताना, अगर मेरे पास Na प्लस है, ध्यान से समझना, ये Na प्लस क्या कर रहा है? O माइनस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, करेक्ट? यस सर। वो O माइनस जब अपने इलेक्ट्रॉन Na प्लस को दे रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। हाँ। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यस सर। क्या ये इतना बढ़ेगा एज कम्पेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज? नहीं। नहीं। तो धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है ना, हाँ। जो नया अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है ना। हाँ। तो एक पॉइंट पे और वाटर डालोगे तो अट्रैक्ट करेगा क्या? नो सर। बस उस पॉइंट तक एनर्जी रिलीज होती है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, गॉट दैट पॉइंट गाइस? Yes. यस सर। ओके। इतना बना लिया कि बनाओगे अभी? डन सर। सर 30 एक सेकंड्स मिनट दो सर, सर, बस वो डायग्राम करने के एक बार। स्क्रॉल डाउन करो ना, बस बस। सर ये एरो बना के क्या बताया था? कि बेटा और वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा, यही बताया था। हम्म। ठीक है। सर हाँ सर आप एक बार वापस समझा सकते हो वो ऑक्सीजन जब Na प्लस को अट्रैक्ट करता है उसके बाद से? बेटा, अगर ऑक्सीजन Na प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज H प्लस को देगा कि नहीं देगा? ओ, Na प्लस को देगा कि नहीं देगा? देगा सर। तो ऑक्सीजन के पास, जो ऑक्सीजन अपना चार्ज Na प्लस को दे रहा है, तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? देगा। लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ, तो यही मैं बोल रहा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ से और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे करके वाटर मॉलिक्यूल बढ़ते रहेंगे और एक पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल हो जाएगा। तो फर्दर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही अट्रैक्शन करेगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट तक एनर्जी रिलीज होगी, बस वहां तक मेरे को डिसोल्यूशन करना है। गेटिंग? तो यस सर। सिंपल है कि तुमने एक मूल सॉल्ट लिया, पानी डाला, देखा एनर्जी चेंज हो रहा है, और पानी डाला, फिर देखा कि हाँ एनर्जी चेंज हो रहा है, और पानी डाला, फिर देखा कि एनर्जी चेंज हो रहा है। डालते गए एक ऐसा पॉइंट होगा कि उसके बाद एनर्जी चेंज नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा। उस पॉइंट तक जितना एनर्जी चेंज हुआ ना, उतना एनर्जी चेंज को हीट ऑफ सॉल्यूशन कहता है या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहता है। गेटिंग? यस सर। या स्क्रॉल डाउन करूं? जी हाँ।
ओके डन. ये रिलीज तब स्टॉप होता है ना जब कंप्लीटली लेयर्स फॉर्म हो जाए हाँ NaROH की. हाँ. करेक्ट. सर हो गया सर. वेरी गुड. तो हम लोग यहाँ थे, ठीक है. So what exactly we have to do here? So it is the energy change which occur when 1 mole of salt is dissolved in excess of water such that further addition of water doesn't create any energy change, right? Yes sir. The net energy change is known as Enthalpy of solution. enthalpy of solution. So I have like NaCl solid. I'm adding water like in excess. It'll become NaCl aqueous, and then the delta H here is known as the enthalpy of solution. Understood? Hello? Yes, sir. Understood? समझ में आई बात? सर हो गया. हाँ. चलो आगे चलें. Yes. Okay. Now another thing is known as resonance energy. क्या बोलते हैं इसको? Resonance energy. एक मिनट. Give me a minute. Yeah, resonance energy. Sir, what did you do in the doubt lecture? Om, I clarified certain doubts.
That is the meaning of doubt lecture, right? चलो, हाँ, रेजोनेंस एनर्जी। यार तुमने रेजोनेंस किया केमिकल बॉन्डिंग में? कह दो हाँ, प्लीज कह दो हाँ। हाँ यस सर। सर। कह दो हाँ। ओके, लिसन। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? अब इतने जोर से हाँ बोलने के बाद रेजोनेंस का मतलब तो बताओ होता क्या है? सर जब किसी एक मॉलिक्यूल को हम अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा उन्हें स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अबे कैनोनिकल, कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर? सर नहीं सर, वो रेजोनेंस होता है सर जब भी एक स्ट्रक्चर ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता अरे बाबा, एक्यूरेटली। नहीं नहीं नहीं, जब एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर हो केमिकल बॉन्डिंग में? लुईस लुईस स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर। कौन से? लुईस स्ट्रक्चर। लुईस डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ये जो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है ना, इनिशियली किसने फेंका था? लुईस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में आया था, ठीक है। तो इनिशियली कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और चीज, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन है यार, ठीक है, फील फैक्टर मिसिंग करवा रहे हो तुम। मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स? How many coordinate bonds exist in, let's say, SO4 2 minus? Make it like H2SO4. ये क्या था? रुको, H2SO4, H2SO4 ले लो। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे H2SO4 में? According to Lewis dot structure. सर 2। Answer 0, 2, 4, 3। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है H2SO4 का? सर एस से 2 सिंगल बॉन्डेड साइड से OH रहते हैं। हाँ, लो आ गया, OH आ गया, मस्त हो गया। आगे आगे। और फिर ऊपर नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे, एक को और एक को सर। करेक्ट। यस सर, पर ये तो गलत है ना? क्या मतलब ये स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा क्यों? अभी बाकी थियरीज के हिसाब से। हाँ, बाकी थ्योरीज के हिसाब से रॉन्ग है, बट ये स्ट्रक्चर किसके हिसाब से? ये तुम्हारा क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था किसके अंदर? NSEC के अंदर। NSEC पता है क्या? यस सर, क्या? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन केमिस्ट्री। हाँ, ओलंपियाड स्टेज 1 का एग्जाम है। उसके बाद आया तुम्हारा, चलो एनीवेज लिसन, समझ में आया? ये इनिशियल प्रीलिम राउंड रहता है, पहला राउंड। सुनो, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल है जिसके बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल ओजोन। ओजोन का जो स्ट्रक्चर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो इस तरीके का रहता है, ठीक है, इस तरीके का रहता है, करेक्ट ना? NO2 का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस और लाइक दिस। बेंजीन के अंदर जो स्ट्रक्चर लाइक दिस
structure like this. Carbonate, structure like this, structure like this, और structure like this. ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Canonical structures. कैनोनिकल ठीक है. इन ये सारे स्ट्रक्चर एक्चुअल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल का शो नहीं करता है सर. नहीं करते, इमेजिनरी एग्जिस्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? सर हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड Hybrid स्ट्रक्चर. structure. हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है? सर इनका Mixture. कॉम्बिनेशन रहता है या Average. रिजल्टेंट. लोएस्ट एनर्जी वाला इनका एवरेज, राइट. Yes. यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो कितना हाइब्रिड के अंदर कितने बॉन्ड होंगे? सर एक 1.5. बीच में, दैट इज 1.5. इधर भी 1 और 2 के बीच में, दैट इज. सर हाँ बेटा. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. आप रेजोनेंस एनर्जी शॉर्ट में एक और बार बता दें. देखो रेजोनेंस एनर्जी के अंदर हमने ये किया था कि यार एक लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर को ना, देखो रेजोनेंस कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन देयर आर मेनी लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल एंड नन ऑफ द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल. ठीक है. देन द एक्चुअल मॉलिक्यूल विल बी द हाइब्रिड ऑफ ऑल द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? जब कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ना कर पाए तो उसको फाइनली बोला जाता है क्या? रेजोनेंस है. और बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और जो एक्चुअल प्रॉपर्टी होगी मॉलिक्यूल की वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बताएगा तुमको. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. तुमको रूल पता है ना कि जब रेजोनेंस के अंदर जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम हो, मतलब देखा जाए ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कुछ फर्क है क्या? इसको जस्ट फ्लिप कर दोगे तो सेम ही होगा ना. हाँ सर. इसको भी अगर फ्लिप कर दोगे तो सेम ही होगा. इसको भी फ्लिप कर दोगे तो सेम ही होगा ना. इसको भी फ्लिप करते रहोगे तो सेम स्ट्रक्चर आएगा, राइट? रोटेट करते हैं. हाँ, मतलब बात तो वही है, रोटेट करते रहोगे सेम स्ट्रक्चर आएगा, करेक्ट? यस. जब ऐसा कंडीशन हो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जैक्टली एवरेज होता है. क्या होता है? एवरेज. एग्जैक्टली एवरेज. हाँ एग्जैक्टली एवरेज रहता है सर. हाँ एग्जैक्टली. तो ये +1 है चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ये -1 है. ये +1 फॉर्मल चार्ज आता है, या -1 फॉर्मल चार्ज आता है. तो एक बात बताओ, +1 का +1, तो +1 कितना हुआ? सर +2. कितने स्ट्रक्चर्स है? 2. सर. तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना बचा? सर +1 ही आएगा. हाँ, तो 0 इधर 0 है और इधर सर -1. बाकी दोनों पे -½ आएगा. एग्जैक्टली -½ आएगा, -½ आएगा. कोई तुमसे बोले ना ओजोन के अंदर दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्वल. अब एक बार बताओ, NO2 स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? तो कोऑर्डिनेट है. एग्जैक्टली क्या आएगा? इनके ऊपर एक प्लस रहेगा. एग्जैक्टली क्या आएगा? 1.5. अंडरस्टूड? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो -1 +1 +1 -1 फॉर्मल चार्ज है तो ये +1 रहेगा. और ये यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो देखा जाए तो हर जगह बॉन्ड जो है 1.5 रहेगा, करेक्ट? बॉन्ड ऑर्डर 1.5. गेटिंग इट? कार्बोनेट के अंदर गाइस कितने बॉन्ड है? सर 4/3 आएगा. एक मिनट. हाँ 4/3 आएगा, करेक्ट 4/3 आएगा. तो देखा जाए 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड. कितने स्ट्रक्चर्स के अंदर? 3 सर. एवरेज कितना आ जाएगा? 4/3. 4/3. तो ऑक्सीजन 4/3. बॉन्ड ऑर्डर इज 4/3. ठीक है. इधर भी 4/3, इधर भी 4/3. एग्रीड? यस सर. Okay.
ना चार्ज कितना है, -1 टोटल कितना हुआ, -2 तो Minus- कितना आ जाएगा, Sir, 2 minus by 2 3 by 3. इधर भी माइनस, 2 by 3 इधर भी -2/3, getting it? हाँ सर Yes, sir. Okay, now listen, एक लास्ट है ना, फॉर्मिक एसिड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेथेनोइक ना क्या कह रहा है बेटा, सर, फॉर्मिक मेथेनोइक एसिड रहते हैं ना। हाँ मिथेनोइक एसिड, इस फॉर्मिक, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है HCO- डबल बॉन्ड O+, H, राइट। बात समझ में आई? हाँ सर तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर सेम है कि अलग अलग है? Sir, अलग अलग है. अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर अलग अलग है तो एवरेज आएगा कि जस्ट इट इज नॉट एग्जैक्टली एवरेज, जस्ट भी रैंडमली लिखेंगे इसको, रैंडमली लिखेंगे। तो एक बात बताओ, अच्छा दूसरी चीज, जिसमें चार्जेस होते हैं और जिसमें चार्जेस नहीं होते, स्टेबल कौन सा रहता है? जिसमें चार्जेस विदाउट नहीं होते। चार्जेस। जिसमें चार्जेस नहीं होते वो ज्यादा स्टेबल होता है, गेटिंग इट? अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखोगे तो पता है क्या लिखोगे, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एग्जैक्टली 3/2 नहीं लिखूंगा, पार्शियल बॉन्ड लिखूंगा। क्या बोलूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बिकॉज स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम, राइट। तो अगेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल बॉन्ड। यहाँ पे नेगेटिव न्यूट्रल तो आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, -½ नहीं लिखूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूट्रल, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, Del positive, sir. डेल पॉजिटिव, एग्जैक्टली +½ नहीं लिखूंगा। यार एक बात बताओ, ये बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड बी है, ठीक है, ये बॉन्ड ए ले लो, ये बॉन्ड बी ले लो, ये बॉन्ड सी ले लो, तो देखा जाए ये एवरेज है ना, तो मैं कह सकता हूँ ना, बॉन्ड ए इज इक्वल टू बॉन्ड बी इज इक्वल टू बॉन्ड सी, चाहे मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ। सर सिर्फ हमने सिर्फ वो 2 बॉन्ड्स पे क्यों किया एवरेज? बिकॉज बेटा यहाँ इन 2 बॉन्ड पे चेंज है ना, बाकी जगह तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है ना, यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है क्या? अच्छा यहाँ पे हाँ आ रहा है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, है ना। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इट्स जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन है, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे जो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम रहेगी दोनों की? सर सी बॉन्ड कौन सा है? ये ए ले लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो, है ना, इस मॉलिक्यूल। हाँ अच्छा कार्बन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना, हाँ सर हाँ क्या यहाँ पे एग्जैक्टली सेम आएगा क्या? नो No, sir. तो तो यहाँ पे बॉन्ड ए इज नॉट इक्वल टू बॉन्ड बी, पहले तो ये समझ लो। बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बॉन्ड लेंथ, हाँ जी, गाइस दिख रही है तुमको स्क्रीन? Sir, B का बड़ा है. Bond length. बी बड़ा है ए से, करेक्ट? Yes, sir. ऐसा क्यों? सर क्योंकि उस पे तो नहीं पता। थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है तो इसीलिए. नहीं 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 नहीं, सुनो, ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आया है ना। हाँ सर. अगर ये इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आया है तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? फिर पहला वाला. पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, तो पहले वाला जो स्टेबल होता है ये ना, बड़ा होगा। जो स्टेबल होता है ना उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा होता है। ओके क्या बोला मैंने? सर जो जो स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। हाँ, ओम क्या नहीं समझा बेटा, उसके अंदर फॉर्मिक स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर्मिक के अंदर सर उसमें कैसे बॉन्ड्स को डिवाइड किया, थोड़ा एक जरा बड़ा बॉन्ड था एक छोटा बॉन्ड था वो। देखो यार, देखो सिंपल सी चीज है,
बॉन्ड को देखो, जब मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया ना, तो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। यस सर। मैंने डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में बनाया, एरो दिख रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो इन दोनों के बीच में बनाया एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया था। जब मैं दूसरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ रहा है और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। गेटिंग इट? यस सर। तो ये दूसरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो दोनों लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो सेम है कि अलग अलग है? अलग है। अलग अलग है। डिड यू गेट दैट? हाँ। अगर अलग अलग है तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग आएगा। अलग आएगा। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ना, वो तुम्हारा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो यार ये स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है कि ये वाला स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है? पहला वाला है। पहला वाला, बिकॉज यहाँ पे चार्जेस है ना, जहाँ पे चार्जेस होते हैं, जहाँ पे फॉर्मल चार्ज ज्यादा होता है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे फॉर्मल चार्ज कम होता है वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, राइट? यस सर। So this structure has more contribution towards hybrid structure. ग्रेड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एक चक्कर क्या है, अगर ये स्ट्रक्चर को ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉलो करेगा तो ये स्ट्रक्चर को ज्यादा रिजेंबल करेगा ना। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा यहाँ पर है, तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाँ। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, तो इसके अंदर उसके अंदर कम होगा। अरे घूमो, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट? हाँ, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा और डबल होगा। बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, तो ये इसको ज्यादा रिजेंबल करेगा। अंडरस्टूड? यस तो सर। ए स्मॉलर देन बी। अरे बाबा समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ये और ये दोनों में रिजेंबलेंस ज्यादा है। अंडरस्टूड? ये क्या स्टैम्प है यार बाप? अंडरस्टूड? इन दोनों के अंदर ज्यादा रिजेंबलेंस है। यस सर। ओके, नाउ लिसन एवरीवन। तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो ये भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो एक बार बता, बॉन्ड लेंथ के अंदर, आई जस्ट रिमूव दैट स्टैम्प्स, बॉन्ड लेंथ के अंदर यू टेल मी which will be bigger, single सर bond? बी ज्यादा बड़ा होगा। बी बड़ा होगा। ज्यादा बड़ा होगा ए से, और ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा, करेक्ट? ए का ज्यादा रहेगा। ए ज्यादा रहेगा बी से। अंडरस्टूड? यस सर। अब Yes. चक्कर क्या है, रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी डिफरेंस है ना, उस एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अंडरस्टूड? कि मुझे ये टॉपिक क्यों लेना पड़ा? इन दोनों में ये सारे इक्वली स्टेबल है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। ये दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली किसी भी कैनोनिकल फॉर्म और हाइब्रिड फॉर्म के एनर्जी डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। गेटिंग इट? बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस एनर्जी की? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोर स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म एंड हाइब्रिड फॉर्म सर। हाइब्रिड। So resonance energy definition is the energy difference between hybrid structure and most stable canonical structure. Canonical structure, right? Understood? यस सर। यस सर। ऊपर स्क्रॉल करूं कि लिख लिया तुम लोगों ने ऑलरेडी सब? लिख सर लिया। 1 मिनट लिखना है लिख लिया। ये लिखना है, ऊपर कुछ लिखना है क्या? नहीं। क्या नूतन, क्या हुआ बेटा? माइक ए माय डियर बफून्स, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? सर पर मोस्ट स्टेबल वाला ही क्यों लेते हैं? मन था उसका इसलिए ले लिया। अरे डेफिनेशन है यार। Every time you have to compare from the most stable structure, and generally most stable structure is the one which actually exists for a longer
व्हाट हमेशा वही ज्यादा कंट्रीब्यूशन हाँ देते हैं। हाँ, तो हमेशा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है? यस या देखो सीन क्या है, अगर तुम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर वही बनता है जो कि मोस्ट स्टेबल है, करेक्ट? इसका कभी भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, मुझे पता है रेजोनेंस है इसके अंदर, राइट? तो दैट इज द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हमेशा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर से हम रेफरेंस यूज करते हैं, गेटिंग इट? अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो बाद में पूछेंगे, वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, अभी तो रहने दो। ए डन, अंडरस्टूड दैट पॉइंट? ओए ये समझ में आया? हाँ सर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी जब CO2 का स्ट्रक्चर बनाते हो, छोड़ो यार बाद में देखेंगे उसको, चलें आगे। समझ में आया रेजोनेंस एनर्जी माय डियर बफून? आगे चलें। यस वेरी गुड। या नाउ लिसन, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, थर्मोकेमिस्ट्री। some important points, right? This is the backbone of thermochemistry. Guys, listen, हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, अगर कोई भी रिएक्शन है, फॉर एनी रिएक्शन, पहला पॉइंट इज फॉर एनी रिएक्शन A plus B gives C plus C D। plus D, right? Now, this is the delta H of the reaction. For this particular reaction, this is delta H. Or shall I say that delta H of a reaction is always equal to, there are three formulas for it. What was the formula? Summation of enthalpy of Products formation of products minus summation of enthalpy of formation of reactants very good. उसके बाद डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला था, summation bond bond dissociation energy of reactants minus summation of bond energy of product. And there the bond energy is bond formation या फिर bond dissociation. सर बॉन्ड डिसोसिएशन dissociation always positive रहेगी। तुम लोग सीरियसली, तुम पता नहीं है कि मुझे अंदर से कितनी खुशी मिल रही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है? हाँ ओके लिसन, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। ले पूरा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ गौरव सर, ओके। डन सर। गुड। नेक्स्ट is also equal to summation of enthalpy of combustion of reactants minus enthalpy of combustion of product. Getting it? तो ये तीन है जो अपने को देखने का है, करेक्ट? यस एक मिनट,
Okay. So we were there in the enthalpy of combustion of reactant minus product. Correct. Now listen, one more thing. Second point, enthalpy change at constant pressure is equal to enthalpy change at constant volume plus delta Ng RT, right? Yes. Okay, where delta Ng RT is what? So change Work in done. moles of gas. Minus of work done, guys. ये क्या है? और Minus work of done is work. also equal to what is that? Minus Of P P delta. delta V. याद है? हाँ सर. There is a thing in case of chemical reaction. And one more thing, for chemical reaction, delta H at constant volume is equal to Q at constant volume, right? Which is also equal to Yes, sir. delta U. Delta U को delta E भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना. अबे हाँ या ना? हाँ सर. हाँ सर. ये केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है? उसके बाद सपोज करो किसी ने तुमको बोला हाँ डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन. व्हाट इज दैट? स्टेट फंक्शन. एक काम करते हैं, सपोज करो किसी ने बोला मुझे ना ए गिव्स ई प्लस एफ का डेल्टा एच चाहिए, ठीक है? और टू कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर अ रिएक्शन ई गिव्स ई प्लस एफ. कोई डाउट? एक क्वेश्चन है, ठीक है? अरे समझ में आई बात? ये चाहिए मेरे को कैलकुलेट करने का, ठीक है? हाँ सर. Now understand one thing. Suppose A to B. Himanish is out. Let him come. Just give me 1 minute. Like let him come. Get settled. Important. सर स्क्रॉल अप करो नहीं. A E F. अरे यार ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? स्क्रॉल अप करो. टेंशन क्यों हाँ. लेते? That is second main point. सर अब सेकंड मेन पॉइंट दोबारा से बताओगे? हाँ बेटा, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, ठीक है? डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वन ओवर जस्ट कमिंग. हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू भी बोलते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, और डेल्टा यू को डेल्टा ई भी लिखा जाता है. तो कंफ्यूज मत होना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है. और डेल्टा एनजीआरटी को ना माइनस ऑफ वर्क डन बोला जाता है, ठीक है? और वर्क डन को माइनस ऑफ पी डेल्टा वी भी बोला जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर. बात समझ में आई? यस सर. यस सर. अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो आइस है. आइस क्या है? सर वो आप लास्ट पॉइंट बताओगे वो स्टेट फंक्शन वाला. अरे अभी तो शुरू नहीं किया स्टेट फंक्शन वाला. ओके. अभी तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में. ये दिख रहा है? ये 1 सेकेंड. आई हैव अ वेरी नाइस हाँ. टाइम. ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? हाँ सर. हाँ सर. ये दोनों सेम चीज है केमिकल रिएक्शन के लिए. गेटिंग इट? हाँ. They are interconnected. Now listen, a very important thing here. ये वाला चेक करो. हो क्या रहा है? आइस है ना, आइस. Ice is converting into water. La 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 la. Right? That happens at 0 degrees Celsius. इसके अंदर डेल्टा एनजी क्या है? मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है. प्लीज बता दो. आई वांट टू स्ट्रेच फास्ट. जल्दी बताओ. ए आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, बताओगे? डेल्टा सॉरी इसमें वो क्या है? डेल्टा एनजी 0. तो कोई वर्क डन हुआ क्या? नो सर. मैंने कहा था वर्क डन के लिए ये भी यूज करना है. यहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व नहीं है मान लिया, बट क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्या?
होगा। सोचो जरा, सोचो, अपने छोटे से दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डालो, ठीक है। आइस है, आइस है ना, और वाटर है, वाटर। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट है। सर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम बढ़ता है, कम होता है? बढ़ता है। वो 4 डिग्री बढ़ता वाला है। बात कर रहे हो? वॉल्यूम बढ़ता है ना? अरे हाँ या ना? अरे वॉल्यूम बढ़ता है। हाँ 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 मेरे पढ़े लिखे गवारों, मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आइस से कम होना चाहिए। मतलब आइस तो डूब जाना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बिकॉज मास तो सेम है। हाँ हाँ सर, वो नहीं नहीं नहीं, एनोमलस तुम कर लो, एक्सपेंशन ऑफ सर कर वही लो, वाटर पूछ रहा मस्ती था, कर वो लो, है ना? स्पेशल केस पूछ घटता रहा है है ना। सर। अरे देखो ना यार, आइस है, आइस, इसका मास m है, तो इसका मास भी m ही होगा, बिकॉज मास तो कंजर्व रहता ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियर रिएक्शन होगी और मास का चेंज हो गया एनर्जी के अंदर, कभी ऐसा हुआ क्या? पता लगा आइस खा रहे हो फट गए? नो सर। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है ना। तो मास सेम है। आइस का डेंसिटी क्या होता है वाटर से? कम होता है। कम होता है ना? तो अगर वाटर का डेंसिटी आइस से ज्यादा है तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? सर आइस कम कम रहेगा। कम होगा। कम होगा। तुमने क्या किया अभी, क्या बोला? ज्यादा होता ज्यादा सर होगा। टाइपो मैंने हो गया। बोला सर। टाइपो नहीं हुआ, ये सोचने में इशू है। क्या टाइप कर रहे हो, दिमाग में टाइप करते हो? नहीं सर। सर वही पूछ रहा था, 4 डिग्री फिर लोएस्ट हो जाता है ना। 4 डिग्री पे तो हाईएस्ट होता है बे वाटर का डेंसिटी। सर वॉल्यूम लोएस्ट सर। अरे हाँ मेरे लाल, सॉरी, वॉल्यूम लोवेस्ट होता है, करेक्ट करेक्ट। डेंसिटी हाईएस्ट होगा तो वॉल्यूम लोवेस्ट होगा, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? यस जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना डेंसिटी ज्यादा होगा, राइट? यस। हाँ, तो आइस का डेंसिटी कम होता है, मतलब आइस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब अब आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। वेरी गुड। कोई ऐसा पढ़ा लिखा गवाह जिसको डाउट इसके अंदर? अच्छा, कोई ऐसा समझदार जिसको डाउट इसके अंदर? अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल्टा भी क्या होगा इसके अंदर? नेगेटिव। सर नेगेटिव। तो वर्क डन क्या होता है? माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट है ना? डेल्टा वी नेगेटिव है तो वर्क डन क्या होगा इसके अंदर? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। अंडरस्टैंड? अरे समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। यस। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसके लिए प्लीज पीवी इज इक्वल टू ये यूज कर लेना। सर पीवी। हाँ जी, सर आपकी आवाज वर्क नहीं डन इक्वल टू। मैं कह रहा हूँ बेटा, जहाँ पे फेस चेंज होता है ना, जैसे आइस वाटर, वाटर गैस में, तो प्लीज वर्क देन पी डेल्टा वी लेना, बिकॉज डेल्टा एन जी क्या लोगे उसके अंदर, राइट? और जहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन जी हो रहा है तो प्लीज वर्क देन उसके अंदर डेल्टा एन जी आती लेना। इतना बात समझ में आया तुमको? यस। यस सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ। मतलब अभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, करेक्ट? हाँ मेरे सर मिट्टी के शेर, बोल क्या हुआ? डेंसिटी कम क्यों हुआ? क्या मतलब कहना? रीजन क्या है डेंसिटी कम? अरे बिकॉज वाटर के अंदर, आइस के अंदर ना, देर इज हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर। अगर आइस का जो स्ट्रक्चर देखेगा ना तो इट इज लाइक दिस ओनली, कि ये आइस है, वाटर मॉलिक्यूल, उसके अंदर ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। खाली स्पेसेस फॉर्म हो जाती है क्रिस्टल के बीच में। मेरे लाल रुक तो जा, बोलने देना, पूछा है उसने। तो हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होता है वाटर में, तो सॉरी आइस के अंदर। वाटर के अंदर ये हेक्सागोनल रिंग नहीं बनता है, तो बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। तो अगर यहाँ पे वेकेंट स्पेसेस ज्यादा है आइस के अंदर तो डेंसिटी क्या होगी? हाँ समझा। और एक्चुअली देखा जाए ना, तुमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ, काम आएगा एडवांस तक के लिए, ठीक है? 3 बच्चे भाग गए, कहाँ गए ये तीनों? गीता मैम, गीता मैम आवाज आ रही है? ओके। हाँ मैम, ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड, शी इज सर आई एम लीविंग नाउ ऑफिस टू। ओके ठीक है।
गीता मैम सुनो, the students just left. Give me the names. Of these three Performance. done. Work done. हाँ सुनो, डन। अरे एक दो वापस आ गए, ठीक है। सर हाँ जी बेटा, सर आप वापस समझा सकते हो अभी जो आपने क्या किया था? मैंने बोला कि अगर आइस के अंदर हेक्सागोनल रिंग्स बनती है इस टाइप की, तो जब हेक्सागोनल रिंग बनती है ना आइस के अंदर, जिसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल एक हेक्सागोनल रिंग बनाते, तो यहाँ पे ना एम्प्टी स्पेसेस बनती है बहुत सारी। तो मेरे पास अगर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो जो डेंसिटी आइस का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया ना बेटा, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो हाँ जाएगा। सर। डेंसिटी कम हो गया तो आइस वाटर के ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। क्या करेगा? ठीक है, अब एक काम करते हैं, सुनो जरा, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा था। पता है क्या, मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहता था, तुम प्लीज उसको टेप लो, ठीक है। इसमें तो नहीं आएगा वो स्टेटमेंट, जगह नहीं है, तो यहाँ इसी के स्टेटमेंट है। पता है क्या, देर आर 3 एलिमेंट्स, देर आर ओनली 3 elements in overall inorganic chemistry, where density of solid is lesser than that of liquid. कौन कौन से एलिमेंट्स है बताओ जरा, एग्जाम्पल। Mercury. हाँ वाटर एलिमेंट है, वेरी गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। Mercury है क्या? मैंने तो केमिस्ट्री में ना मतलब कर दिया काम, मतलब मेरी मेरी मेहनत जो पहले दिन से चल रही है कंपाउंड एलिमेंट्स और सॉरी सर। बस बेसिक। मजाक कर रहा हूँ। सुनो बताओ जरा, एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स है? Bromine. It is like gallium, Oh. germanium, bismuth। नहीं मर्क्यूरी नहीं। अंडरस्टैंड? ये 3 ऐसे एलिमेंट है जिनका सॉलिड पार्ट ना लिक्विड पार्ट से क्या होता है? कम डेंस है। Less dense. ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एडवांस के अंदर ना कभी कभार पूछा जा सकता है कि किस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वर्क डन नेगेटिव है या वर्क डन पॉजिटिव है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होना तो मतलब क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ पता है मुझे, मैंने बताया था पीरियोडिक के अंदर, पीरियोडिक में बताया था मैंने। No sir, कुछ और बताया था। हाँ कुछ और बताया था, ये नहीं बताया था बेटा, ये तो बिल्कुल नहीं बताया था, ऐसे कैसे बता सकता हूँ। अच्छा यार, एक सर पीरियोडिक, कंपाउंड्स कितने हैं? हाँ जी, कंपाउंड्स कितने हैं सर? Compounds तो कितने भी होंगे? कंपाउंड्स तो बहुत ज्यादा होंगे यार बेटा, कितने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, तो एलिमेंट्स याद रखो ना, 3 ही ऐसे एलिमेंट है, कंपाउंड तो बहुत होंगे ऐसे। सर कोई कॉमन है जैसे मतलब H2O के अलावा? नहीं। अच्छा एक मिनट, एक चीज आप सुनो ना, अगर मैंने गैलियम सॉलिड से गैलियम लिक्विड बनाया है ना, बनाया ना, ओके, मैंने गैलियम सॉलिड से गैलियम लिक्विड बनाया, जर्मेनियम सॉलिड से जर्मेनियम लिक्विड बनाया, और कॉपर सॉलिड से कॉपर लिक्विड बनाया, जिंक सॉलिड से जिंक लिक्विड बनाया। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है?
सर बढ़ रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है सर। तो इन दोनों पे कम वर्क हो रहा है। जाएगा। जहाँ सर वॉल्यूम पॉजिटिव रहेगा, वर्क डन पॉजिटिव, जहाँ पे वर्क वॉल्यूम नेगेटिव रहता है नेगेटिव सर। वेरी गुड। समझ में आई बात? यस सर। वाह मेरे मिट्टी के शुरू, जाओ ऐश करो, मतलब डन, लिख लिया। यस वेरी गुड, आगे चलें। यस सर। ओके, सर इसमें क्या रीजन रहेगा? इनका पैकिंग बेटा, पैकिंग बहुत ज्यादा लूज रहता है सॉलिड फॉर्म का। देखो जो भी चीज है ना, रीजन तो वही बेसिक रहेगा कि जो सॉलिड में पैकिंग रहेगा ना उनका, वो बहुत वीक रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अब बेटा जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन इज माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन ऊपर है, और अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये हम लोग, सर हिमानिश इन द वेटिंग रूम, ना 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 कोई वेटिंग रूम में रुक जाओ, देखने दो। या ये तुम्हारा नेट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब तुम आधे लोग तो कह रहे स्विंग इन स्विंग आउट करते रहते हो रूम के अंदर बाहर, तो कैसे, मतलब समझ रहे हो? सर हाँ सर हिमानी। वो बीच में सर चेंज करना पड़ता है इसके लिए, क्या? वो बीच में कनेक्शन चेंज करना पड़ता है एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट में, क्यों? क्योंकि वो जियो का लिमिट होता है 2 GB करके कुछ तो प्लान का। अरे एक वाईफाई लगवा लो ना, जब पता है कि ये कोरोना चल रहा था। सर हाँ सर जब आप गैलियम जर्मेनियम और बिस्मुथ के बाद में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हिमानीश, मैंने कहा था गैलियम जर्मेनियम और बिस्मथ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका जो सॉलिड पार्ट होता है ना वो हल्का होता है लिक्विड पार्ट से, तो मतलब सॉलिड की डेंसिटी कम होती है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, करेंगे? यस सर। क्योंकि उनका जो पैकिंग होता है ना सॉलिड स्टेट में, वो कॉम्पैक्ट नहीं रहता, बहुत लूज पैकिंग रहता है। लूज पैकिंग रहेगा तो एटम्स दूर दूर होंगे, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो ये तीन एलिमेंट भी वाटर की तरह बिहेव करेंगे। जब ये सॉलिड पार्ट लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम देन चेंज नेगेटिव होगा, गेटिंग? यस तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव, गेटिंग? और बाकी यस जो भी सॉलिड एलिमेंटल सॉलिड है लाइक कॉपर ले लो, जिंक ले लो, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। उनका लिक्विड पार्ट ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा वॉल्यूम कैरी करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड पार्ट। हाँ, तो उसके अंदर डेल्टा वी हो जाता है पॉजिटिव, वर्क डन हो जाता है नेगेटिव। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें, यस सर। अभी तो कोई वेटिंग रूम में नहीं है ना, रुक जाओ देखने दो, नहीं है, चलें आगे। हाँ सर। वेरी गुड। सर थर्मोकेमिस्ट्री भी आएगा क्या सीए में? थर्मोडायनेमिक्स अप टू कवर्ड, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री आएगा जब तक, जहाँ तक कवर किया। सीए कब है तुम्हारा? सैटरडे। ये साइड है ना भाई, अभी भी मंडे चल रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, नरेंद्र अवस्थी सॉल्व करना शुरू कर दो भाई, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब सॉल्व होना चाहिए ढंग से। चलें आगे। और इस बार केमिस्ट्री में फुल नहीं आया ना, मतलब मैं ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, उल्टा लटका के ना, मतलब अच्छी तरह पूजा करूंगा तुम लोगों की, अंडरस्टैंड? क्या वर्चुअली नहीं रही? ओम जानता नहीं तो मेरे को। इंडक्टिव इफेक्ट पता है? हाँ सर। हाँ करवा देंगे समझ में आ जाएगा। चले, हाँ सर। चलो ग्रेट, फाइन। नेक्स्ट, ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है। हम कहाँ ऑफ टॉपिक चले गए ना, मजाक मजाक में। चलो, स्टेट फंक्शन, मैंने क्या कहा था, अगर डेल्टा एच है स्टेट फंक्शन तो मुझे ना इसका एनर्जी कैलकुलेट करना है। ए गिव्स ई प्लस एफ,
इसका डेल्टा एच कैलकुलेट करना, ठीक है। लेट्स से ए से बी एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें तुम्हारा रिएक्शन में डेल्टा H1 चेंज आया, ठीक है। इसका एनर्जी चेंज डेल्टा H1 है। तो लेट्स से बी जो है ना वो हाफ सी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका रिएक्शन डेल्टा H2 आया। सी जो है ना दैट विल प्रोड्यूस, दैट इज प्रोड्यूसिंग हाफ डी, सॉरी 2D प्लस E, or make it like E by 2, ठीक है। And 2D and चाहिए ना, ठीक है 2E। Then what happen here, 2D is producing D is producing F, ठीक है। इसका एनर्जी चेंज डेल्टा H3 है, इसका एनर्जी चेंज डेल्टा H4 है। कोई डाउट इसके अंदर? तो सर नहीं। अब एक बार बताओ, मेरे को ना ये वाली रिएक्शन चाहिए, क्या चाहिए? ये वाली रिएक्शन, बाय विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन मैं क्या करूंगा, इन चारों रिएक्शन के साथ कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पास ना ये रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाए। गेटिंग इट? हाँ सर, मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ओके ना बेटा, अभी हाँ पहले तो चेक करो रिएक्टेंट में क्या चाहिए। ए तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट में ये आ रहा है? तो इसको तो एज इट इज लिख देंगे, ए गिव्स बी, इसका जो एनर्जी चेंज है डेल्टा H1 है। कोई डाउट? प्रोडक्ट में क्या चाहिए? E प्लस F। तो ई कहाँ कहाँ आ रहा सी से बना, सी बी से बना, है? ये करेक्ट, इसके लिए अंदर ई आ रहा है, करेक्ट। यार कितना ई चाहिए, एक चाहिए कि दो चाहिए? एक। तो किससे क्या करूँ? हाफ से डिवाइड, हाफ से मल्टीप्लाई ई बाई 2 गिव्स सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई, डी प्लस ई। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा H3/2, करेक्ट करेक्ट। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे C/2 फालतू में आ गया तो मेरे को C/2 काटना पड़ेगा, करेक्ट। तो C/2 कटेगा तब जब यहाँ पे C/2 आएगा, करेक्ट। तो इस रिएक्शन को एज इट इज लिख दूं, हाँ कि ना, ताकि जब ऐड करूं तो ये चीज इससे कट जाए, इसको ऐड करूंगा तो ये चीज इससे कट जाएगी, करेक्ट। मुझे प्रोडक्ट में F भी चाहिए, तो F कहाँ से आएगा? तो इसको एज इट इज लिख दूं, जब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये तो आ गया, इससे ये कट जाएगा, 1 सेकेंड, स्टैम्प, इससे ये कट जाएगा, क्या दो, हाँ ऐड कर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कट जाएगा ना एक एक करके, ये इससे ये कट जाएगा, करेक्ट, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? ओरिजिनल गिव्स E प्लस F। तो ये जो नेट रिएक्शन आई इन सबको ऐड करने पे आई तो इनके डेल्टा H क्या हो जाएंगे? डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे को बताओ? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3/2। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बचपन में सिखाया था ना, है ना? हाँ केमिस्ट्री में यूज करना है, अंडरस्टूड? सर हम लोग अगर माइनस करते तो डेल्टा एच के साइन में चेंज करना पड़ता है। हाँ देखो, माइनस करने का मतलब होता है रिएक्शन को उल्टा लिखना, ओके करेंगे। तो रादर देन माइनस करने की जगह ना तुम रिएक्शन को उल्टा करके ऐड करोगे, ठीक है? वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम होता है। आई गेस गाइस अंडरस्टूड? यस सर।
one more lecture of thermochemistry will be over. In the next lecture, what we'll do, we will do half an hour of teaching part and 1 hour of solving part. ठीक है, तुम नरेंद्र अवस्थी सॉल्व कर सकते हो, बट उसमें अभी रेजोनेंस एनर्जी वाले क्वेश्चन मत करना, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. गेटिंग इट? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री एक ही है उसके अंदर, नरेंद्र अवस्थी में. नेक्स्ट चैप्टर आएगा इक्विलिब्रियम. ठीक है, चलो वील वाइंड अप नाउ, है ना? यू गाइस कैरी ऑन. इसके बाद कोई क्लास है तुम्हारी? हाँ सर. क्लास है. मैं एंड करने वाला था अभी, पता, सारे बाहर चले जाते, बहुत बुरा होता तुम्हारे साथ, पता, बहुत बुरा होता. हाँ बेटा, हाँ, टेक केयर, बाय बेटा. Thank you, sir. Bye sir. Thank you. Thank you, sir. हाँ, हाँ.